ठीक है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टेस्ट, आपका टेस्ट नंबर 12। आज के टॉपिक है अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश प्री 1857 वाली और रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज 1761। व्हाई वर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत? 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, स्टार्ट, 7 मिनट्स। कि पानीपत में इतने की बैटल क्यों फॉट हुए हैं, बताओ। पहले तो आप बताओगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, कब वो फोर्ट हुआ था, इसके बीच में हुआ था, बेसिक जो इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है ना। और कैसे वो वाटर शेड था, इवेंट चेंज, उसके बाद इंडिया की कोर्स ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है। फिर एक मैप बना के दिखा दो पानीपत की लोकेशन, दिल्ली की, ठीक है, पानीपत दिल्ली, और कैसे वहां से इन्वेजन बाहर से भी आ रहा था। इस तरीके का एक मैप बनेगा, कैसे वो उस रूट पे पड़ता था, इन्वेडर्स के रूट पे इजीली। जो आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखोगे उसी को डायग्राम में शो कर देना, इंडिया का मैप बना के। तो मेन कि भाई वाई सो मैनी बैटल फोर्ट इन द पानीपत, तो पहला रीजन तो ये है कि भाई यहाँ पे तीन मेजर हिस्टोरिकल बैटल फोर्ट हुए, 1526 वाला, 56 वाला, 61 वाला। क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं दे पाओगे, जैसे कह रहा था, उसमें आपको कहना है कि फैक्ट से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो आपको नॉलेज एग्जिस्टिंग पता है, ये तो पता है ना तीनों बैटल की डेट क्या थी, वो डाल दो। तो एग्जामिनर को कहीं तो स्कोप दो कि पॉइंट्स को आपको नंबर दे वो, ठीक है। तो ऐसे इसको फिल, यहाँ पे फिलर काफी यूज होंगे आपके। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बताओ कि यहाँ पे जो बैटल फोर्ट होते थे फॉर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए होते थे, और फिर उसके दिल्ली के थ्रू पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए बैटल फोर्ट हुए थे। उनको ये भाई दिल्ली को जीतना था पहले, और फिर इवेंचुअली कंप्लीट इंडिया, इसलिए पानीपत में काफी फोर्ट होते थे। फिर ये जियो स्ट्रेटेजिक, इसकी लोकेशन ऐसी थी, ठीक है ना, क्योंकि इतना पास था ये दिल्ली से कि कोई भी एड सामान उमान चाहिए दिल्ली से तो वो पानीपत में आ जाता था इजीली। और ज्यादा दूर भी नहीं था, और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं था। अगर बहुत ज्यादा पास होता तो भी दिल्ली को नुकसान हो सकता था, कि इमीडिएटली कैपिटल के पास लड़ाई नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट ना ज्यादा दूर थी दिल्ली से, ना ज्यादा पास थी। ज्यादा पास होगी तो भी नुकसान है कि मेन कैपिटल को नुकसान होगा, और ज्यादा दूर होगी तो हम लॉजिस्टिक सामान नहीं कर सकते। तो इसकी लोकेशन ऐसे फिट हो रही थी, नॉट टू फार, नॉट टू क्लोज टू द दिल्ली। दूसरा इसमें फिर आगे आएगा, ये इन्वेडर के रूट पे आता था। फिर उसमें आप एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया इन्वेडर रूट में। जो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मैं यूज करूंगा। तो इन्वेडर के रूट में आता था, इट्स नेचुरल इन्वेजन पाथ फ्रॉम द खाइबर पास टू वाया पंजाब। तो खाइबर पास से होते हुए वाया पंजाब, ये नेचुरल रूट पे आता था उसमें। फिर एग्जाम्पल मैंने देखी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने क्या किया, डिफीट किया ब्राह्म लोधी को, और अपना मुगल किंगडम यहाँ पे इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब नॉलेज एग्जिस्टिंग जो प्री की है उसी को कहीं ना कहीं सेट करके आना है आपको, ठीक है। एक आप यहाँ पे और लिख सकते हो, प्लेन, आइडियल प्लेन, कि दिल्ली के आगे एक प्लेन एरिया मिल रहा था, ये तो बैटल ग्राउंड के लिए प्लेन चाहिए हमें, ठीक है ना। आइडियल प्लेन टेरेन फॉर डिप्लॉइंग लार्ज आर्मीज। फिर फिफ्थ फोर्थ नंबर पे क्या था, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। तो चाहे रूलर्स हो उनको एग्रीन सपोर्ट मिल जाता ट्रूप्स के लिए, फूड के लिए, उस सब के लिए। तो एग्रीकल्चरल प्रोक्सिमिटी, ठीक है। जो फर्टाइल दोआब का रीजन था, पंजाब का दोआब का रीजन है वहां पे, एंश्योरिंग स्टडी फूड एंड फॉडर सप्लाई टू द ट्रूप्स, वो मिल जाता था, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा है स्ट्रेटेजिक ट्रेडिशन। तो यहाँ पे काफी लाइक अदर इंपीरियल सेंटर्स फ्रीक्वेंट बैटल्स नियर दिल्ली वर कॉमन, क्योंकि हर बार इंपीरियल सी दिल्ली में होती थी, तो मोस्टली फ्रीक्वेंटली यहाँ पे बैटल हुए। पानीपत नेचुरली बिकम अ रिकरिंग बैटल ग्राउंड, ठीक है। इसको ऐसे मैनेज करना था, अलग अलग 5 पॉइंट लिख दिया आपने, और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके बस ये एग्जाम्पल डाल देना बीच बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1857 के दो क्वेश्चन है, एक करेंगे, एक आप घर से कर लेना, सेकंड देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। जब आंसर आपके सामने आएगा आपको लगेगा तो मेरे को आता था। चलो, एक्सप्लेन हाउ अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड। वाटरशेड मतलब समझ गए हम क्या होता है, वाटरशेड डिवाइडिंग होता है, मान लो माउंटेन के हिसाब से, देखो इधर एक रिवर जा रहा है, इधर रिवर जा रही है, तो इधर इससे पहले कुछ और था इवेंट्स, और इससे पहले कुछ और है, ठीक है। एक मेटाफर यूज किया, हाउ इट एक्ट एज अ वाटरशेड। तो पहले पॉलिसीज कैसी थी, 1857 के बाद पॉलिसी कैसे होगी। तो कोई तो ये डायग्राम बना सकता है, बीच में वाटरशेड बना के इधर 1857 लिख दो, 2-3 पॉइंट इधर लिख दो, पहले ऐसे करते थे और अब ऐसे कर रहे हैं। मतलब इट कैन बी, उस मेटाफर को साइड में आपने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी फिर एक्सप्लेन कर देना अगर प्रेजेंटेशन का टाइम है तो। अब इसमें आपको यही बताना है मेनली कि कैसे
अलग अलग डायमेंशन में चेंज हो। बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, ये आपको पता ही चल गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड हुआ 1858 वाला, एंडेड था, उसने कंपनी के रूल को एंड कर दिया। तो पहले होते थे वॉइस गवर्नर जनरल रिप्लेस वॉइसरॉय रिप्लेस गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वॉइसरॉय होने लगे उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वॉइसरॉय। ये पहला हो गया ट्रांसफर ऑफ पावर का। मेरे कहने का मतलब था कि ये जो आपकी हेडिंग्स है, इतनी डायमेंशन जनरेट करनी, कैसे वाटरशेड होगा, कैसे डिफरेंट जो सेक्शन है उनमें आपकी ब्रिटिश की पॉलिसी चेंज होगी। मिलिट्री की अगर बात करो तो जो इंडियन सोल्जर था उनका रेशियो क्या किया इन्होंने, कम कर दिया, ठीक है। कास्ट बेस्ड सॉरी ये ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर रेशियो पहले कितना था, ब्रिटिश एक तो थे इंडिया के 5, अब 1:2 कर दिया। तो ज्यादा किसके सोल्जर हो गया, ब्रिटिश सोल्जर्स हो गए। तो ये सब चेंजेस उन्होंने किए आफ्टर 1857। फिर वो और ज्यादा फोकस करने लगे किस पे, डिवाइड एंड रूल पे, ताकि इंडिया की जो सोसाइटी है उसको ब्रेक किया जाए। कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ आपका 1871 में, ठीक है, अभी भी चल रही है कास्ट बेस्ड सेंसस की बात, तो ये आपको याद रखना है। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस्ड इंडियन एलिट्स लाइक राजा ऑफ बनारस इनटू लेजिस्लेचर। सब में बताना है आपको, मिलिट्री में क्या चेंज हुआ, आपके पॉलिसीज में क्या चेंज हुआ, इसमें पावर में क्या चेंज हुआ, डिवाइड एंड रूल, फिर पॉलिटिकल, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, मायो रेजोल्यूशन आया आपका, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ हमारा, अगेन ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इन्होंने फोकस किया उस चीज को। एंड ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन सबको इन्होंने ड्रॉप किया। रिलीजियस न्यूट्रलिटी, पहले ये रिलीजियस उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, अब इनको लगा भाई रिलीजियस और सोशल में इंडिया के चक्कर में मत पड़ो वहां पे, ये इन्होंने लर्निंग्स ली वहां से। और फिर आप ये भी आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में कि ब्रिटिश ने 1857 से लर्निंग ली और अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, उसे लर्निंग किया था उन्होंने, है ना। और ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तब आप 1857 का एग्जांपल डालो कि ब्रिटिश ने कितना अपने आप को ओवरऑल किया बाय लर्निंग फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक दो एग्जांपल डाल दो। वही कंटेंट कहाँ का यूज कर रहे हो, तो एग्जामिनर भी अप्रिशिएट करेगा, भी आ सकता है ना, लर्निंग मिस्टेक से ऐसे बनाए थे लोग, थीम तो वही रहती है। एडिशन वाला एग्जांपल हो गया कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग टुवर्ड्स सक्सेस, जो भी हो गया, या लर्निंग्स कैसे करते हैं फिर कैसे इंप्रूव करेंगे, तो ये एग्जांपल 1857 का वहां यूज हो जाएगा आपका। एंड ऑफ एनेक्सेशन हो गया, ठीक है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर उन्होंने काम किया। पहले इनको लगा कि उसमें इतने एफिशिएंटली लॉजिस्टिकली हम सप्लाई नहीं कर पाए, अब लॉजिस्टिक सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए दे वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रेलवेज बनाई, है ना, टेलीग्राफ केबल लेड, ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ, इंडियन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि रिसेंटमेंट कम हो, चाहे एलीट्स ही हो, पर उन्होंने चेंजेस किए, ठीक है। लैंड और रेवेन्यू पॉलिसी में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन में इंग्लिश, ब्रिटिश में जो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया। ये सब चेंजेस लेके आए, सो दैट्स व्हाई इट एक्टेड एज अ वाटरशेड। अब अधिकतर ने दो तीन ही किया होगा, बस वाइसराय, गवर्नर जनरल, और वो सब कॉमन बात है। उसके बाद 7-8 पॉइंट कौन लिख रहा है, वो बात है मेरी, ठीक है। ये नेक्स्ट भी 1857 से है क्वेश्चन, ये एक बार आप घर से कर लेना प्रैक्टिस, है ना। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 13, थर्ड बैटल हो गया, टेस्ट नंबर 13। चलो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स, एनालाइज देयर रोल इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब जितने फॉरेनर्स पता है उन सबके नाम और उनका लिखो आप, क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उनका रोल क्या था। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं आएंगे चीजें, आपको याद होंगी तो कर लोगे आप मैनेज, पर वो याद होनी चाहिए नाम नाम, ये बात है। क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगेगा यार पता है, सुन रखा है, पर वो एकदम से फैक्ट याद आना वो थोड़ा है। पहले इंट्रोडक्शन बताओगे भाई, इतने ज्यादा थे नहीं वो, थोड़े से, दो फ्यू, बट मेड अ क्रिटिकल आइडियोलॉजिकल, एक तो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्रिटिकल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस लिबरल वेस्टर्न आइडिया, ठीक है, तो जो वेस्टर्न आइडियाज थे उनको इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरऑल बताओगे उन्होंने क्या किया। एंड गैदर ग्लोबल सपोर्ट, ठीक है, ये भी था कि बाहर इंडिया के बाद वो बाहर पहुंचाते थे तो ग्लोबल सपोर्ट किया, है ना, वेस्टर्न आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया। एंड कम्युनिकेटेड इंडियन कंसर्न टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। ऐसे आप ओवरऑल बताओगे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। फिर हर एक का इंडिविजुअल, इसलिए तरीका इसका ये रहेगा, यहाँ पे आप नाम लिखोगे कौन सी कंट्री का, अगर वो पता है वो, और फिर उसके बाद उसका क्या कंट्रीब्यूशन था। एओ ह्यूम फाउंडेड आईएनसी, जैसे जॉर्ज यूल ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ऐसे नाम, कंट्री और उसका क्या, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था।
सबके अलग अलग थे। इवन सब कंट्रीब्यूटेड टू द विमेन एम्पावरमेंट, सब कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन, है ना, अलग अलग उन सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, स्टार्टेड होम रूल लीग, ऐसे अलग अलग सीएफ एंड्रयूज, सिस्टर ने भी दी। ये मैंने पूरा मॉडल आंसर दे रखा है आपको पूरा, अलग अलग तरीका ये चलेगा। फिर लास्ट में कंक्लूड, पहले ओवरऑल बता दिया, ठीक है, फिर हर एक के इंडिविजुअल 7-8 बता दिया आपने, जो भी याद आते 10 नंबर में, और फिर आपने कंक्लूड किया। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट, what were the major political, economic and social development in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था वो आपको बताना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। देखो इसमें तीन थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और सोशल है। तो पॉलिटिकल में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही थी वर्ल्ड में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। मैंने एक तरीका लिख के बता दिया, ऐसे होना चाहिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन लिखना है, डेट लिखनी है, हिस्ट्री में डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी डेट लिखनी है, ठीक है। फिर उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, इट इंस्पायर्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सेल्फ रूल। ये ऐसे पैटर्न चलेगा। यूरोपियन नेशनलिज्म जो चल रहा था, उससे फिर इंडिया, वहां पे क्या आइडियाज यहाँ पे आए। तो हर एक को आपको वर्ल्ड वॉर वन, रशियन रेवोल्यूशन, लीग ऑफ नेशन और विल्सन के 14 पॉइंट थे, वो कैसे हमारे यहाँ पे इफेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर टू, ये इवेंट्स थी जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है और इन्फ्लुएंस किया है। फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स लेवल पे क्या था, इकोनॉमिकल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसने हमारे यहाँ पे क्या बना दिया, रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया हमें, कल भी हमने देखा था, ठीक है, वो इम्पैक्ट किया हमारे ऊपर। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया जहाँ पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में दिक्कत हुई। और फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये इकोनॉमिकल एंगल थे। ऐसे अलग अलग एंगल डालने थे। सोशल लेवल पे क्या एंगल डालोगे, अलग अलग जो थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने इंस्पायर किया हमारे लिबर्टी के आइडिया को, फ्रीडम के, इन सबको, ठीक है। आप थिंकर के नाम डाल सकते हो अलग जो थे, रूसो हो गए, मिल हो गए, ठीक है। पैन एशियनिज्म एक दिमाग में आया कि जब जब रशिया को हरा दिया जापान ने, तो हम हमें लगा हम भी हरा सकते हैं ना, पैन एशियनिज्म, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी ने फेस की थी, ठीक है। तो ये सब सोशल इवेंट थे जिसने हमारे नेशनलिज्म को क्या किया, ठीक है, विच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। इस लेवल पे हमें बस पॉइंट्स में लिखने थे। तरीका ये रहेगा कौन सी इवेंट्स थी और उनका क्या इन्फ्लुएंस था। मॉडरेट्स के भी दो क्वेश्चन है, एक करते हैं हम पहले, ठीक है। Why did the moderate fail to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century? काइंड ऑफ लिमिटेशंस पे है मॉडरेट्स का, ठीक है, लिखो कि वो इतने कन्विक्शन से क्यों नहीं कन्वे कर पाए अपने पॉलिटिकल गोल्स को बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 7 मिनट्स। सीधा मॉडरेट के ऊपर क्वेश्चन है, मॉडरेट्स की कमियां, लिमिटेशन वो बतानी है। कंक्लूजन में उनका कंट्रीब्यूशन लिख देना, सारी बुराइयां नहीं करनी होती, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी किया होगा। देखो भाई, ये आगे भी कभी अगर लिमिटेशन आती है तो कॉमन बातें हैं। कैसे मॉडरेट्स, मतलब कि अब जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो कन्वे नहीं कर पाए, है ना, या पॉलिटिकल गोल्स को कन्वे नहीं कर पाए, या उनको अचीव नहीं कर पाए उस लेवल तक, या फिर पूरा मोबिलाइज नहीं कर पाए उस लेवल पे नेशनल मूवमेंट को। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, लिमिटेड डिमांड्स थी उनकी, है ना, कंप्लीट सेल्फ रूल की बात नहीं की उन्होंने, इसलिए बाकी लोगों को जो चाहते थे कि हमें पूरा मिल जाए, स्वराज मिले, तो वो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, इनकी तो डिमांड लिमिटेड थी। सोशल बेस नैरो था, अलीट, है ना, वही सोशल बेस था। इनइफेक्टिव मेथड्स थे जो पेटिशन अपील की थे, ठीक है। फेल्ड फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा ही फेथ रखा हुआ था, इनको लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनका भला करेगी, तो बहुत ज्यादा इनका फेथ था। दे हैड एन एक्सेसिव फेथ, ये बात थी, ठीक है। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, फिर जब एक्सट्रीमिस्ट राइज होने लगे तो फिर कहीं ना कहीं लोग इनको थोड़ा डाउन देखने लगे। अब ज्यादा लोग किसी तरफ होने लगे, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। नो टेंजिबल गेन्स, इन्होंने डिकेड्स ऑफ एफर्ट पर इन्होंने कोई बहुत ज्यादा चेंज लेके नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा, विजिबल नहीं था। नो टेंजिबल चेंज, ठीक है। वीक इकोनॉमिक रेसिस्टेंस, इन्होंने हाईलाइट तो कर दिया पर फिर कोई सोल्यूशन नहीं दिया या उसको कैरी आउट नहीं किया, ठीक है। हाईलाइटेड द एक्सप्लॉइटेशन बट डिड नॉट मोबिलाइज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप, नो मास लीडर और इमोशनल कनेक्ट विद द पब्लिक, ये मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए थे, कोई ऐसा लीडर नहीं था मॉडरेट्स के अंदर जो कनेक्ट बना पाए पब्लिक के साथ, ठीक है।
ignored the global trends, failed to align with the global anti-colonial movements, neglect cultural nationalism। ये बड़ी बात थी हमारे यहाँ पे बाद में, जैसे आपने देखा होगा वहां पे तिलक ने किया था, है ना, शिवाजी फेस्टिवल से। तो कहीं ना कहीं बाद वाले जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कल्चरल कनेक्ट बना के रखा मासिस को करने के लिए, इन्होंने कल्चरल कनेक्ट भी नहीं बनाया था। निग्लेक्टेड द कल्चरल नेशनलिज्म, डिडंट यूज द कल्चरल आइडेंटिटी टू यूनिफाई एंड मोबिलाइज द पीपल। तो ये सब इनकी लिमिटेशन थी, इसलिए वो अपना पूरा उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, ना ही मासिस को अपने साथ गैदर कर पाए, ना ही नेशनल मूवमेंट को वो स्पार्क दे पाए। फिर भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो आपने बताना है लास्ट में इसका, भी ठीक है, कुछ किया था एफर्ट ना, वो सारा कंक्लूड है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है, clarify how the mid 18th century India was beset with the specter of fragmented polity। 150 words, 10 marks, start। थोड़ा टफर लेवल पे, आपको चीजें याद होंगी तभी करो इसको। चलो भाई देखो कैसे उस टाइम हमारी जो मिड 18th सेंचुरी में देयर वर स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। तो सबसे पहले जो सेंट्रल पावर थी वही डिक्लाइन हो रही थी, है ना, इसीलिए फिर बाकी किंगडम्स और अलग अलग जगह से रिवोल्ट्स और सब हो रहे थे। तो फॉल ऑफ मुगल्स, ठीक है, बिकॉज वीक सक्सेसर थे आपके मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। तो वीक सक्सेसर के कारण वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी मुगल्स की नहीं बची थी। सेकंड पे आप बताओगे राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स, जैसे ऑटोनोमस किंगडम इमर्ज हो रहे थे आपके, जैसे अवध, ठीक है, बंगाल, और भी है हैदराबाद, ठीक है। तो ये सब आपकी स्टार्टिंग में तो ये सारे नॉमिनली लॉयल थे मुगल के, पर फंक्शन कैसे करते, इंडिपेंडेंट ही करने लगे बाद में फिर, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ द आपके ऑटोनोमस किंगडम्स। देन थर्ड एक्सटर्नल इन्वेजन भी हुए इस टाइम पे, नादिर शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली हो गया, ठीक है, बट दे क्रश द मुगल पावर, ठीक है, वर्ड से यूज करने हैं, दे क्रश द मुगल्स मत करना, मतलब ठीक है ज्यादा हो जाएगा हार्श, क्रश द मुगल्स पावर ऐसे करना है, ठीक है। तो मुगल्स पावर ये सोच समझ के लिखना, अपने को वहां लिख देते हैं भावनाओं में, ठीक है। राइज ऑफ मराठास, ठीक है, सिक्स, जाट्स, अफगान, दे फॉट विद द मुगल्स। तो पूरा ऐसे पूरी पॉलिटी क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी अलग जगह पे। तो यहाँ पे आपने अवध, बंगाल और हैदराबाद बताया, यहाँ पे फिर अलग अलग मराठास का बताया, सिक्स का, और जाट और अफगान का। फिर आप और बताओ कि और इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जैसे मैसूर हो गया, केरला हो गया, राजपूत, ये सारे दे ब्रोक फ्री फ्रॉम द मुगल्स और इंडिपेंडेंट किंगडम हो गए। देन इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था, जागीरदारी सिस्टम बहुत एक्सप्लॉइटेड हो रहा था, उसके कारण फिर पीजेंट्स रिवोल्ट हुए, ठीक है। देन ब्रिटिश राइज, अब देखा है ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया पूरी क्या है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है ना, देन दे एक्सप्लॉइटेड दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये जो सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और फाइनली लीडिंग टू द कॉलोनियल रूल इन द इंडिया, ऐसे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन दोनों एक बार घर से कर लेना अटेम्प्ट, है ना। कल जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका 14 और 15, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी कल, ठीक है, वो कंप्लीट करके आना, फिर 4 बजे करते हैं। ओके, जितने भी टॉपिक बच गए मॉडर्न हिस्ट्री वाले टेस्ट के सारे कंप्लीट करने कल।